अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो एक ही इंतहाई अहम मौजू है जिस पर ओवर द वीकेंड बात होती रही और मुसलसल बात हो रही है, वो है शदीद महंगाई। पेट्रोल की प्राइसेस में जितना ज़्यादा इजाफा किया गया उस पर भी एक यकीनन शोर मचा, और उसके बाद सिर्फ ये पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं है, गो कि जो कोई इस पर टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है वो भी, एक आम आदमी भी इस बात को समझता है कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो यकीनन महंगाई बढ़ेगी और तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन उससे हटकर भी अदरवाइज़ तमाम तर चीज़ों की कीमतें पहले से बढ़ती आ रही हैं और इस वक्त एक महंगाई का तूफ़ान है जिसने आम आवाम के हर किसी के इस वक्त होश उड़ा के रख दिए हैं। और फिर ऐसे में गो के तेल का आलमी मंडी में महंगा होना ये भी एक हकीकत है, लेकिन ऐसे में ये मौजूदा हुकूमत अनफॉर्चुनेटली घिर जाती है अपने ही माजी के बयानात में कि माजी की हुकूमतें जब तेल महंगा करती थीं, बिजली के नरखों में इजाफा होता था, तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो कि अब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, तब वो अपोजिशन में होते थे तो क्या कहा करते थे, और आज वही फार्मूला क्यों अप्लाई नहीं होता और आज एक नई थ्योरी अवाम को क्यों समझाने की कोशिश की जाती है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर मुसलसल अवाम को ये बताया जा रहा है कि ये जो प्राइसेस हैं ये कंपैरेटिवली पाकिस्तान में अब भी कम है, वो कंपैरिजन दीगर ममालिक से करके भी बता रहे हैं और ये कुछ हद तक एक रियलिटी भी है। लेकिन जो बिजली की प्राइसेस हैं, बाकी चीज़ों की कीमतों का बढ़ना है, ये यकीनन वरीसम है। और इमरान खान साहब ने इजलास भी तलब किया आज भी ऐसी मामले पर, हंगामी इजलास इस तरह से तलब किया जिस तरह से ये महंगाई और चीज़ों की कीमतें हुकूमत नहीं बढ़ा रही, कोई और बढ़ा रहा है और इसका क्या सद्देबाब होना चाहिए। तमाम तर चीज़ें समझ से बालातर है। बहरहाल एक हकीकत ये है कि इस वक्त आम आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मिडिल क्लास भी अब कह लीजिए कि एक आम तासुर ये है कि उसका सर्वाइवल भी अब बड़ा मुश्किल है, तो गरीब तबके की तो बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि वो जो सफ़र कर रहे हैं वो शायद कोई इस वक्त समझ भी नहीं रहा। अब ये भी हमें बताया जा रहा है कि ये महंगाई कम नहीं होगी आने वाले वक्त, इसकी भी कोई उम्मीद ना रखें। और फिर एक और चीज़ भी हमें बताई जा रही है, वो ये कि अभी शुक्र करें कि हमने मुल्क को दिवालिया नहीं कर दिया, इनफैक्ट मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। ये वो तमाम तर बयानात हैं वज़रा के। अब एक तो सवाल मैं यकीनन आज के प्रोग्राम में महंगाई के हवाले से करूँगा, लेकिन साथ साथ जिस तरह से अब अगर महंगाई है, आलमी मंडी में कोई चीज़ महंगी है या कोई कोविड पोस्ट कोविड सिचुएशन की वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई है, एक तो वो बात अपनी जगह पे है। फिर इस सारे मामले की हैंडलिंग, इसको हैंडल किस तरह से करना है और क्या जो वज़रा या तर्जुमान हैं वो इसको दुरुस्त अंदाज में हैंडल कर रहे हैं, ये एक और बड़ा सवाल है। क्योंकि बाज़-औक़ात जो महंगाई के सताए अवाम हैं वो महंगाई तो बर्दाश्त करके 2 रोटियों से 1 रोटी पे भी आ जाते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी से हमारी बात होती है वो कहता है जब हम हुकूमती वज़रा के बयानात सुनते हैं तो वो ऐसे है जैसे हमारे ज़ख्मों पे वो नमक छिड़कते हैं। तो मैं चाहूँगा जो इसकी हैंडलिंग है सारे मामले की, वो इतनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज तर्जमानों की रख के और फिर तमाम तर वज़ीर भी हर बात में बोलना मुनासिब समझते हैं, क्या वो कोई सदेबाब कर रहे हैं, कोई दादरसी कर रहे हैं अवाम की, या मज़ीद नमक छिड़क रहे हैं उनके ज़ख्मों पर? मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अत्तर काज़मी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। मैं राना साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। राना साहब, कितनी बहुत बात हो चुकी, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही बनता जा रहा है। अब कोई और इशू, कोई एहतसाब का नारा, कोई इदारों की में रिफॉर्म्स, अपोजिशन में किसको पकड़ लो, ये तमाम तर चीज़ें अब बेमायनी सी लगती हैं या किसी की दिलचस्पी में नहीं लगती, क्योंकि जिससे बात करें, जहाँ जाएँ, मैं, आप, अत्तर साहब, हम तमाम लोग जो एक चीज़ भुगत रहे हैं वो इस वक्त बेतहाशा महंगाई है। क्या सर वजूहात है और जो वजूहात हुकूमत दे रही है वो किस हद तक काबिल कबूल है? ये सब चीज़ें काबिल कबूल भी हो जाती और ठीक भी थी अगर जो बात आपने अभी कही कि अपने बयानात असद उमर और इमरान खान के सिर्फ बयानात अपोजिशन लीडर के तौर पे ले लें तो इनको तो सच छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये कमाल खूबसूरती से सब चीज़ों का जवाब देते हैं। मतलब वो तो कह रहे थे कि अगर 1 साल में मैं ठीक ना कर सका तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, मेरा रिज़ाइन ले लीजिएगा। असद उमर साहब, रिज़ाइन तो क्या होना था, वो तावीलात देते नहीं हटते। प्राइम मिनिस्टर पिछले साल कह रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम जल्दी IMF के पास क्यों नहीं गए, और जब IMF के पास अगर जाते तो अच्छा मुआहदा होता, तो भाई रोका किसने था? जब वो सेक्रेटरी यूनुस ढागा आपको एक अच्छा मुआहदा लेके फाइनेंस सेक्रेटरी कर रहे थे और असद उमर दोनों मिलके, शराइत कम होती, चूँकि आपने उस वक्त हफीज़ शेख और मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक को दरामद कर लिया था कि यही हमारे पास नुस्खा लाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपकी तो ऐसी की तैसी फिरनी थी, वो फिर रही है।
वो साहब भी अपना बैग लपेट के शौकत अजीज की तरह हफीज शेख साहब पैक करके चल दिए। देखिए उन्होंने ऑफर की थी कि मैं रिजाइन करता हूं जब सेनेट का इलेक्शन आ रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर का नहीं, उनको बेइज्जत करके निकाला गया। हराम वो जो एक लफ्ज वो शख्स कहीं बोला हो प्राइवेट महफिल में, निजी महफिल के जरिए उसका मौका आ जाए, उसने अपनी दिहाड़ी लगाई, इस मुल्क का रगड़ा दिया और चलता बना। अब आप बताएं मुझे, जब ये पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें पूरी दुनिया से मवाजना करते हैं, ये तब अच्छे लगते थे ना जब उस वक्त भी हकाइक पे रहते, टैक्स इतना लग रहा है, ये चोर हैं, फलाना है, क्योंकि रोज की बात है, अभी शहबाज शरीफ असेंबली में भी तकरीर कर गए। जब पेट्रोल को छोड़ दें, डीजल को छोड़ दें, जो डॉलर की कीमत बकौल आपके कि हमने खुद फ्री फॉल छोड़ दी, क्योंकि IMF का दबाव है, वो तो नहीं कहते डार को, ये जो दुनिया का बुरा लफ्ज होता था कहते थे उस वक्त कि जी जाली और मसनूई तौर पे। फिर जब ये इक़्तिदार में आए तो तब भी यही कहते थे कि उन्होंने जी करंट अकाउंट का सारा 20 अरब डॉलर कर दिया, फलाना कर दिया। आम आदमी की जुबान में आप मुझे बताएं, उसको वो दौर ठीक लगेगा जिसमें उसे खाने पीने की चीजें ठीक मिलें और उसका गुजारा हो जाए, जिंदगी गुजारने का। वो भी ये नहीं था कि उस वक्त दूध शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन एक मुनासिब जिंदगी गुजारने का तरीका मौजूद था। अब क्या है, अब आप तावीलें दे रहे हैं और डॉलर जब 100, अभी शहबाज शरीफ की ही हवाला दूंगा कि वो 175 कह रहे थे ओपन मार्केट का असेंबली में तकरीर के दौरान। जी जी। तो उससे क्या वो कर्जे नहीं बढ़े, वो महंगाई नहीं बढ़ी। आप सब कुछ कह दें कि आलमी मार्केट में बढ़ी, आलमी मार्केट में इतनी कीमतें पहले भी थी। ये सारे मवादने सोशल मीडिया पे अब आ चुके हुए हैं, नेशनल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि आपने जनाब डॉलर को उठा के 175 पे पहुंचा दिया है। हमारी कमर वो डॉलर तोड़ रहा है। ये आलमी महंगाई पहली दफा नहीं हुई। तरसों फवाद चौधरी कह रहे थे, मियां नवाज शरीफ तो $40 पे एंजॉय कर रहे थे उस वक्त, तेल की फी बैरल इतने डॉलर, $40 थी। अरे भाई, तो उसने फिर 60 रुपए लीटर भी पेट्रोल भी किया था। अब पिछले साल जब माइनस हुआ, यानी माइनस पे तेल की कीमत आई और आपने जरा सी रियायत की, आपकी हुकूमत की गेम सारी इतनी है कि आप पेट्रोल लोगों को नहीं दे सके। आपने कितना पास ऑन किया था, आप बता दें। आपने तो एक गेम डाल दी चंद रिफाइनरियों के साथ। नहीं सर, वो माना ही नहीं ना, वो तो माना ही नहीं, पेट्रोल पंप्स ने देना बंद कर दिया। और आप क्यों नहीं माने? उनको पता था कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। पेट्रोल कंपनियों को किसी ने क्या कहा? सिर्फ एक सेक्रेटरी जिसको 2 महीने ओसडी किया, 2 महीने हटा नहीं सके, बाद में एक और जगह पे फेडरल सेक्रेटरी लगा दिया उसे उठा के। ठीक है जी, जो इस सारी गेम का देखे ना, जिम्मेदार जो होता है ना, वो मेन सेक्रेटरी होता है। आपने एक SAPM को हटा दिया, उसके बाद दूसरा लाए, उसको हटा दिया। ये सारी नाअहलियां और कमजोरियां और गवर्नेंस की गलतियां आपकी हैं भाई। भुगत हम और आप रहे हैं, सारे के सारा पाकिस्तान भुगत रहा है। आप बिल्कुल राइटली सेड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। काज़मी साहब, जो चीज़ें हमारे पास अपनी हैं, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ 6 महीने के जो अदाद शुमार हैं यही देख के, जो ये शौकत तरीन साहब के, जो अब वज़ीर ख़जाना से मुशीर ख़जाना हो गए हैं, आटे का 20 किलो का थैला औस 210 रुपये 5 पैसे महंगा होता है। चीनी जो कि हमारी अपनी है 3 रुपये 23 पैसे महंगी होती है। आप इसके साथ साथ घी की कीमत 6 माह में फ़ी किलो 46 रुपये 73 पैसे बढ़ती है। अब मटन या बीफ 101 रुपये 62 पैसे 6 माह के सिर्फ याद आदोशुमार। ये वो चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, जिनमें हम खुद कफ़ील हैं। हम एक ज़रई मुल्क हैं, आज भी हम क्लेम तो यही करते हैं कि सद तक है नहीं। इनकी क्या जस्टिफिकेशन है काज़मी साहब? देखिए, जो महंगाई की जहाँ तक बात हुई, इसलिए कि आलमी सतह की हुकूमत बार बार बात करती है, लेकिन आप जितने मर्जी फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दें, आम शख्स जो उससे मुतासिर होता है आप उसको मुतमिन नहीं कर सकते। जहां तक ये ताल्लुक है कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, देखिए अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो जो खाद के पेट्रोल किसी ट्रक के ऊपर लाद के आएगी तो उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। उसके साथ आपकी फर्टिलाइजर अगर बाहर से कोई आती है तो उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। डॉलर की कीमत कम होगी तो उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। तो इसमें कोई
कोई डिनाइंग द फैक्ट नहीं है कि कीमतों में इजाफा हुआ है, और कीमतों में इजाफा इतना ज्यादा हुआ है कि अब लोग उससे परेशान हो रहे हैं, और साथ साथ अब लगता है कि हुकूमत को भी इस चीज का इदराक है, और इसी वजह से उन्होंने इजलास वगैरह भी बुलाया। तो इससे तो हुकूमत अब इनकार नहीं कर सकती है कि कीमतों में इजाफा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत की नाअहली भी होगी। लेकिन साथ बिल्कुल उसको हम ये डिसरिगार्ड कर दें कि दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब अगर आपके सारे जो देखने वाले हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज गूगल पे बैठ के सिर्फ कर लें हेडलाइंस ऑन इन्फ्लेशन एंड फूड प्राइसेस इन यूरोप, इसके ऊपर वो गूगल कर लें, आपको हर मुल्क के अखबार में पिछले 6 महीने के दौरान ऐसी ऐसी चीज नजर आएगी कि आपको लगेगा कि हर जगह पे यही सूरत हाल है। चाहे अमेरिका देख लें, आप जापान देख लें, आप यूरोप देख लें, और बरतानिया की तो हालत ये हो गई है कि 2-2 घंटे आपको लाइनों में लग के पेट्रोल लेना पड़ता है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था पिछले 2 हफ्तों से। तो ये आज की ग्लोबल विलेज के अंदर जब आप रहते हैं तो उसको भी आप डिसरिगार्ड। लेकिन काज़मी साहब फिर उसके बाद देखें ना, जो फौरन से जिस तरह से एक इकदामात किए गए, ट्रक ड्राइवर्स की वहाँ पे कमी थी, फ़ौरन से वीज़ाज़ ओपन किए गए, कहा गया कि जो लोग वो स्किल रखते हैं उनको वीज़े दिए जाएंगे शॉर्ट टर्म। तो कोई रेमेडीज़ भी तो चीज़ों की होती हैं, वो रेमेडीज़ हमें नज़र नहीं आती यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। मतलब आप कुछ ऐलानात ऐसे करें को भी देख लेना। जी जी, अच्छा मैं वो उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि आप देखिए उन्होंने भी रेमेडी की, उन्होंने कहा जी हम 5000 ट्रक ड्राइवर्स को वीजा देंगे, टोटल 20 बंदों ने अप्लाई किया, तो रेमेडी वहां पे भी कोई नहीं हुई है। लेकिन ये सारी चीजें कहने के बाद, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको सब कुछ कहने के बाद, उसके बावजूद हम जो इकोनॉमिक टीम की कहीं ना कहीं कोताही नाअहली है उसको छुपा नहीं सकते। असद उमर साहब जो है वो हुकूमत में आने से पहले किस तरह की बातें करते थे, और एक तरह से असद जो उमर साहब हैं वो इस हुकूमत के दौरान और हमारी के ऊपर तरह से वो अपना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपना सीख रहे हैं, और शुरू में उन्हीं की वजह से नुकसान हुआ, फिर एक और टीम हुकूमत को और उनके दोस्तों को पूरी दुनिया में घूम के एक टीम इकट्ठी करनी पड़ी। तो उससे भी आपको इनकार नहीं कर सकते कि वहां पे नाअहली भी है, कोताही भी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप जो दुनिया में हो रहा है उसको भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उसी के साथ चलेगा पाकिस्तान में। दुनिया में जो हो रहा है उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उसी के साथ चलेगा। मैं राना साहब आपसे जानना चाहूँगा, अब यही बिल्कुल एग्जैक्ट वो यही पॉइंट है जो इस वक्त हुकूमती तर्जुमान रहनुमा भी हमारे सामने रख रहे हैं। फिर क्या कोई मार्जिन दे देना चाहिए कि दुनिया में भी चीज़ें बदल रही हैं और उसी का ही इफेक्ट है जो यहाँ पाकिस्तान पर भी आ रहा है, या नहीं बिल्कुल कोई मार्जिन इस चीज़ का भी नहीं बनता? नहीं, बिल्कुल मार्जिन बनता है। 4 साल से चौथा साल जो हुकूमत का है, मार्जिन भी है ना। पहले 90 दिन थे, 100 दिन थे, फिर 6 महीने थे, फिर बजट था, फिर अगला बजट था, फिर ट्वीट उठा के देख लें कि महंगाई का मैंने नोटिस ले लिया। ये जो चौथा साल शुरू हुआ इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर के दर्जन भर नोटिस होंगे ट्वीट पे, और नतीजा क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं कि अभी जैसे ही आ जाएगा कोई भी बातचीत होगी तो ये सारे के सारे वही किस्से कहानियां उठा के ले आएंगे। अभी आज मीटिंग के बड़ा हवाला है जी, बड़ा जोर है, शोर है। ये जब नोटिस लेते हैं उसके बाद कीमत बढ़ जाती है। वो पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था, फिर पेट्रोल, फिर यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज, यानी देखें ना वहां पे 110 रुपए लीटर तक ऑयल भी बढ़ गया। आप बताएं कौन सी चीज है? जाहिर है जब आप पेट्रोल और डीजल बढ़ाएंगे तो नतीजे में आप सब जगह पे सब्सिडी नहीं दे सकते। इशू ये नहीं है कि जी हमें नहीं समझ आ रही और दुनिया को समझ आ रही है, और हम कादमी साहब के साथ मादरत के साथ कि हमें सिर्फ गूगल समझाएगा, ये सब चीज समझ में आया। लेकिन जब ये दावे करते थे माजी में कि ये सब चीजें हुक्मरान चोर हैं, ये इसलिए महंगी हो रही हैं, तो अब ये जो आके मुसलह बैठ गए हैं और सिर्फ इस्लाहात के लिए आए हैं और दुनिया के 5-6 निज़ामों की बात करते हैं, चाइना का हो, रियासत मदीना का हो, स्कैंडिनेवियन का हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, तो वो निज़ाम कहाँ गए? आपने कुछ लागू किया? आपने तो जिस नाम से शुरू किया था, एहतसाब से, हम तो कह रहे थे कि आपसे नहीं होगा, ये गलती है, आपसे इस तरह नहीं हो सकता। अब आप अपने आप को एनआरओ दे चुके ताकि अपने आप को बचा लें, क्योंकि आपने अब ज़राई मईशत की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि जब आप गैर मुल्की किसान को इंपोर्ट के नाम पे गन्ने पे, गंदम पे, चीनी पे, सब जगह पे पैसे देने के लिए तैयार हैं, आपको जब पता था और आपने बयानात दिए कि जी बम्पर क्रॉप आ रही है, तो वो बम्पर क्रॉप पहले तो 2 साल पहले एक्सपोर्ट कर दी, फिर मंगवाई, अगले साल ही ठीक कर लेते, किसानों को पैसे दे लेते। जो भी सिस्टम बनाना है भाई, जिम्मेदारी तो हुक्मरान और उसकी टीम की है ना, क्योंकि आपके पास तो टीम मौजूद थी, पिछले तो नाअहल थे, उनके पास तो टीम नहीं थी, लेकिन वो सब चीजें ठीक चला रहे थे। अब अहल लोगों के पास है तो फिर दुनिया का सहारा क्यों? फिर हमें गूगल ना बताएं, फिर हमें वही बताएं जो आप हिज़्ब इख्तिलाफ में समझते थे कि हुक्मरान चोरी कर रहा है और पैसे वो खा रहा है।
तो जो अब तक आपने बचाए और आपके नैब ने बचाए, जो रोजाना अरबों रुपए की दिहाड़ी लग रही थी, जो अब चौथे साल में है नहीं लगी, तो वो बचत किसके पास है? वो जो गाड़ियां बेची गई और वो जो सस्ता आपने सब कुछ किया, पीएम हाउस वगैरह सब कुछ मान लिया, तो वो बचत अब आप लगाएं ना लोगों के ऊपर। मतलब ये मुझे बताएं कि जब पंजाब में सबको पता है ना, मैं फिर शहबाज शरीफ की आज की तकरीर का हवाला इसलिए दूंगा कि वो गलत बात इसने नहीं की कि पंजाब में फ्री टेस्ट थे, आपने पैसे लगाए पहले सब पे टेस्टों पे शुरू किए, फिर मशीनें आपकी खराब होनी शुरू हो गई, फिर आपने काम नहीं किया। डेंगू पे क्या कर रहे हैं आप? डेंगू मारने के अलावा क्या कर रहे हैं मुझे बताएं, जिसका एक हल सामने मौजूद है, सीजन मौजूद है, टीमें तैयार करनी थी ना, सिर्फ वो मौजूद हैं कि हाँ जी आप बर वक्त जाएं। अब आप स्प्रे करने को वो पंजाब के हमारे मोहतरम हसन खावर साहब कहते हैं वो सिर्फ धुआं मारते थे। भाई डेंगू तो खत्म हो गया था ना, तो आप धुआं ना मारें, डेंगू खत्म कर दें। लेकिन यहाँ पे सरतपा एक अजीबोगरीब काम हो रहा है, बिल्कुल मतलब सिर्फ सर जोड़ के बैठते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों को कैसे निशाना बनाना है, मीडिया पे कोई बोलता है तो उसके बारे में क्या राय रखनी है। ये प्लानिंग करते ही नहीं कि हाँ हमने अच्छा क्या करना है जिससे मीडिया मजबूर हो जाए, चाहे आपका हामी हो चाहे आपका मुखालिफ हो। कैसे कोई कह देगा जब आप अच्छी चीजें कर रहे होंगे, ठीक चीजें कर रहे होंगे, मुहैया कर रहे होंगे, बर वक्त कर रहे होंगे और मुनासिब कीमत पे होगी। सबको पता है दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, लेकिन ये चीजें राना साहब राइटली सेड, ये चीजें होंगी तो फिर ही कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। पर बात बिल्कुल बजाय कि बातें कुछ और हैं, दावे कुछ और थे, हकायक कुछ और हैं। थोड़ी सी बात इस पर करके ब्रेक की जानिब फिल वक्त बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आकर फिर जो एक मरतबा फिर जो कॉल पीडीएम देती आई है और अब दे रही है, मुल्कगीर तहरीक का ऐलान जो किया है जी महंगाई के खिलाफ, अब इसमें क्या दमखम होगा, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी दोनों मेहमानों की राय हम लें। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, सिर्फ एक ये बात करके मैं चाहूँगा हम आगे बढ़ें। इस वक्त जो बात राना साहब ने की और जो हम सब जानते हैं कि माजी के बयानात आप उठा के देख लें। मेरा सवाल सिर्फ जो भी मामलात हैं, आपकी बात अपनी जगह पे बजा कि जो आलमी सतह पर हो रहा है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ जो बयानात माजी में खुद रहे हैं इनके, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, वो उठा के देख लें, वो चाहे महंगाई को लेकर हों, चाहे कीमतें बढ़ने पे हों कि क्यों कीमतें बढ़ती हैं, कौन चोर होता है, या फिर जो बाकी अभी बचत करने की बात बड़ी तफसील से राना साहब ने बता दी, या वो बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये गवर्नर हाउस जो है इनकी दीवारें गिर जाएंगी, कोई नहीं गिरी, वो भी वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, कोई नहीं बनी वो यूनिवर्सिटी। ये तमाम तर चीज़ें क्या तब समझ नहीं थी और अब चीज़ों की समझ आ रही है कि नहीं ऐसे चलती हैं, या तब भी समझ थी, सिर्फ महज बयानात थे कि आवाम सपोर्ट करें और हम इक़्तिदार में आएँ, और अब आके वही कुछ किया जा रहा है जो किसी ने भी करना था? देखें, अब दिलों के हाल तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि उनको समझ थी या नहीं थी या सिर्फ बयानात थे, तो इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। अब बात यह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो थोड़ा सा हमें आवाम को बताना पड़ेगा ना कि जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पेट्रोल पे टैक्स कितने रुपए था और इस वक्त जो हुकूमत ने पेट्रोल पे टैक्स लगाया हुआ वो कितने रुपए है। अगेन मैं कहूंगा आवाम पढ़े लिखे खुद इसको देख लें, उनको पता चल जाएगा कि किसने कितना टैक्स लगाया हुआ है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हम मिसाल दे रहे हैं शहबाज शरीफ की, जो आके अदालत में ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आ गए। मतलब इस मुल्क को इस बेदर्दी से लोगों ने लूटा है और उनमें इतनी मतलब कि इतनी वो है कि टेनेसिटी है कि वो अब आके हमें वो लोग बताएंगे इस कौम को कि इस कौम के मसाइल क्या हैं, जिनके अकाउंट्स में, जिनके चपड़ासियों के अकाउंट्स में अरबों रुपया निकल आता है। ये वही फल है जो हम खा रहे हैं, वो जो बो के गए हैं। अगर वो इतने जबरदस्त है तो डेंगू खत्म कर जाते ना, मुल्क के कर्जे सारे खत्म कर जाते। बताते कि जिस वक्त हमने इमरान खान को मुल्क दिया था उस वक्त पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट था वो 4 अरब या 400 अरब रुपया जो मुनाफे में था, 20 अरब रुपया का आपका डेफिसिट था सिर्फ करंट। साहब जब यही लोग 3 दफा इक्तदार में आए हैं, जब जो भी इक्तदार में आया है उन्होंने यही कहा कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। नहीं, आप सब्र कर लेना, राना साहब की दफा बीच में आप बोलते नहीं है तो मेरी जो ही मैं बात करता हूं आपको एकदम से सवाल आ जाता है। सब्र कर ले, मेरी बात सुन लें। ठीक है जी, उन लोगों की आप मिसालें दे रहे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को इस तरह लूटा है कि कोई दुश्मन भी उस तरह नहीं लूटता।
था कि वो लोग अब आके हमें बताएंगे हाँ इस मुल्क इन हुकूमत की कोताहियां तो हैं। अब हम ये कहें कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं जिनके अकाउंट में कितने पैसे आए आप उनके देख लें, जो केसेस चल रहे हैं, और एक भी केस का उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, मेरे बच्चों से पूछो। ठीक है, उनकी मिसालें दे भाई, वो डेंगी को मार जाते ना, कोई डेंगी आज तो नहीं पैदा हुआ, डेंगी था तो दोबारा आया ना। तो ये हम लोगों को वो भी देखना चाहिए कि वो लोग माजी में क्या करते रहे। हमें यहाँ पे इमरान खान की बैशिंग, हमें लगता है कि ये मुल्क तभी शुरू हुआ जिस वक्त इमरान खान आया था और इमरान खान ने सियासत शुरू की थी और इमरान खान ने बयान दिया था। हमें वो सारे बयान भूल जाते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं ये हैं वो जराए या ये हैं वो चीजें। सारी जिंदगी झूठ के ऊपर इन लोगों ने पीछे यहाँ पे सियासत की, लेकिन इमरान खान का बयान हमें याद रहता है। इसलिए इमरान खान, सवाल पूछ लूं? हाँ पूछे आप। मैंने कहा इजाजत ले लूं, आप बुरा मना गए थे। नहीं, आप 2 दफा आपने मुझे टोका, पिछली दफा भी राणा साहब 4 से 5 मिनट बोले। सर माजरत मैं माजरत कर लेता हूँ, मेरे बड़े भाई। आपको मेरा टोकना बुरा लगा, मैंने कहा अब आपने बात मुकम्मल कर ली, अब सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा, एक तो अब मुल्क नहीं लूटा जा रहा, इस पे मैं मुतमईन हो जाऊं, अब 3 साल से तो लूटमार बंद हो गई है ना, मुझे ये बता दो। मैं किस तरह ये कह सकता हूँ यहाँ पे बैठ के कि लूटमार बंद हो गई है, लेकिन एक मैं आपको कह सकता हूँ कि इमरान खान, जैसे आप पिछले 70 साल में बता रहे हैं कि लूटमार रही है, मैं उसको ना, अब मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना। आप सुनना नहीं चाहते इसलिए कि आपने माइंड अपना मेकअप कर लिया हुआ है, आपके जहन में पहले से ही जवाब है, तो मेरा जवाब आप दे दें फिर आप। अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि मुल्क क्यों, मैं क्या समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान के किसी बच्चे के अकाउंट में कोई टीटी के पैसे नहीं आ रहे, इमरान खान के किसी वजीर के बच्चे के अकाउंट में किसी टीटी के पैसे नहीं आ रहे, यहां से टीटियां बाहर नहीं जा रही। इमरान खान की कोई अपनी शुगर मिल नहीं है, ना रमजान शुगर मिल है, ना इतफाक शुगर मिल है, कोई भी किसी किस्म का उसने खुद कारोबार नहीं किया। इमरान खान जब हुकूमत में आया था जितने एहसासे उसके थे अभी भी उतने ही हैं, लेकिन ये लोग जब आए थे और बाद में जब गए उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो इस चीज में मैं बिल्कुल मुतमईन हूं कि इस वक्त जो वजीर आजम है वो अपना पैसा नहीं बना रहा, लेकिन माजी में जो हो रहा था वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस चीज के ऊपर मैं कह सकता हूं, बाकी जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो मेरे और आप जैसे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, जैसी कौम है वैसे ही वो लोग हैं, और उसी तरह से निजाम भी चल रहा है। राइटली सेड काज़मी साहब, आपका पॉइंट आ गया। राना साहब चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं पीडीएम पे आपकी राय ज़रा क्विकली ले लेता हूँ। दोबारा से मुल्क गिर तहरीक सर चलाएंगे वो महंगाई के खिलाफ, को दमखम है अभी? कितने ऐलानात और कितनी तहरीकों की कोशिशें करनी है? देखें, वो उनमें दमखम है या नहीं है, उन्हें खौफ लोगों का ज़रूर है, और ये पीडीएम इसलिए आई है दोबारा मैदान में क्योंकि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ सही सीरियसली चलती तो शायद हुकूमत भी होश के नाखून ले लेती। क्योंकि इन लोगों ने होमवर्क किए बगैर काम शुरू किया, जलसे इनके बहुत अच्छे हुए, पब्लिक से रिस्पॉन्स आया, ये आगे नहीं लेके जा सके। और जब हम देखेंगे ना कि जिन लोगों की टीटियां मोहतरम फरमा रहे थे और वो आई थी, जब सजाएं होंगी तो हम देख लेंगे। फिलहाल तो वो शहजाद अकबर साहब के और इन सब के इल्ज़ामात हैं, कहानियां हैं जो 3.25 साल से हम सुन रहे हैं, और हम सुनते आएंगे। जब डिसीजन होंगे फिर हम वो भी देख लेंगे कि क्या डिसीजन आ रहे हैं उनके अंदर। हाई कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं जमानतों पे, और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं कि नैब किस तरह काम कर रहा है। तो हम इस बात को और इनकी फैसिलिटेशन मौजूद है मुल्क से बाहर भिजवाने में, खुद भिजवा के खुद पछता के। भाई मैंने कहा था रिपोर्ट, जब तक डॉक्टर फैसल जो इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, इन्होंने स्पेशल उस कमेटी में डाला, ये कहते थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने क्रोनीज को लेके आते हैं, अजीजों को लेके आते हैं यहाँ। अब स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर फैसल जो हैं वो रिश्तेदार हों या ना हों, वो किसके करीबी ताल्लुक वाले हैं? वो इतने करीबी वाले हैं कि जिस दिन उन्होंने ओके किया उस दिन उन्होंने काबीना से इजाजत दे दी कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा सकते हैं। और अब जब वो जहाज चढ़ गए तो इनको ख्याल आया इनके साथ हाथ हो गया। तो ये क्या बातचीत है भाई? आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब आप फैसले जब करते हैं तो फिर किस सोच में? आप कहते हैं मैंने बड़ा खुदा तरस हो गया था। नहीं भाई, ये खुदा तरसी की बात नहीं है। आप मुमलिकत के नहीं बल्कि हुकूमत के सरबराह हैं, तो आपको वो देखना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां जहां एहतसाब की हैं वहां आम आदमी की है। बात वहीं सब पीडीएम पे जरा क्विकली राय दें, मैं फिर काज़मी साहब की जाने बढ़ूंगा, वक्त कम आ रहा हूं। पीडीएम आ गई है मैदान में, वो चली जाए, वो खड़ी रहे, हमें तो आम आदमी की बात करनी है। ये जिन लीडरों को अब खौफ हो गया है कि लोग आगे न चले जाएं, पीडीएम तब बाहर आ रही है दोबारा। उनकी क्या गेम सेट होती है? एक प्रेशर हिज़्ब इख्तिलाफ का जरूर होता है,
आज पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की है, एक अच्छा तासुर है कि हाँ जी आप बात करने हैं आम आदमी की, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता है। ये जिस तरीके से ओगरा को डांट डपट कर रहे हैं कि 5 रुपए 87 पैसे की समरी की बात ओपन कैसे हुई थी जब हमने तो इतना बढ़ाना था, तो आप बताएंगे तो IMF के प्रेशर पे बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा आलमी जो तनाजुर दिखा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा इतनी कीमतें पहले भी नहीं है, उस वक्त पाकिस्तान में कितनी कीमत थी आप नहीं बताते कि हमने डॉलर इतना चढ़ा दिया, हमें IMF के साथ मुआहदे की वजह से बात करनी पड़ रही है। आप सच बताएं कि हाँ हमसे मईशत संभालने वाला काम ही नहीं हुआ। आप कभी इधर से पकड़ते हैं बंदा, कभी उधर से पकड़ते हैं। आप में इतनी खलाकी जरूरत नहीं थी कि 6 महीने में किसी एक सेनेटर को आप बिठाते पंजाब से या KP से और उसको रिजाइन करा के आप शौकत तरीन को वजीर सेनेटर बना लेते। खौफ इतना है अपने लोगों का। पंजाब में कानून बनाया कि किसी तरीके से सागदार की निशिस्त आ जाए, किसी ने नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका नोटिफिकेशन ओथ लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। शाकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे। राना साहब मैं जरा काज़मी साहब की राय लूं, वक्त कम है, उनका पॉइंट रह जाएगा। मैं जरा कौन सी सिमत है जिसपे हम ये कहें कि ये आम आदमी के लिए जा रहे हैं और ये पकड़े लीडरों को। ठीक है राना साहब, पॉइंट आ गया सर, यहाँ सजाएं हो रही हैं, पॉइंट टेकन सर। काज़मी साहब वैसे तो जब भी ये हालात हों, महंगाई एक हमेशा जवाज़ रही है, तो अवाम वैसे ही एक हुकूमत से तंग होते हैं। अब ये बड़ी अजीब बदकिस्मत सी ऑपोजिशन है बेचारी, बिल्कुल ही दमखम के बगैर के दे हैव सो मेनी रीजंस कि जिस पे अवाम को वो बाहर निकाल सकते हैं, अगर अपने उस पर ना निकाल सके। इस शदीद महंगाई में भी तहरीक का ऐलान हो रहा है, अब तक वो अवाम को मोबिलाइज करने में नाकाम है। अब इस ऐलान के बाद क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान की खुशकिस्मती और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ना, वो ये ऑपोजिशन है। और ये ना सिर्फ अवाम के लिए भी और बहुत सारे दीगर हलकों के लिए भी, दुनिया में अब कोई चॉइस ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये लोग अवाम के मसाइल को पहले दिन लेके चलते तो इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो चुकी होती। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपना ही रोते रहे, PDM अपने केसेस के हवाले से, अपने जो उनका अपने मसाइल हैं। अगर वो अवामी मसाइल के ऊपर पहले दिन से ये तहरीक चलती तो आप देखते कि इस तहरीक में बिल्कुल आपको कंप्लीट डिफरेंस नजर आता और आज हुकूमत हिल चुकी होती। लेकिन इन लोगों की जो तहरीक थी, आपने उसमें देखा कि आगे जाके फिर क्या हुआ, एक दूसरे से भी इख्तलाफात हुए। सेनेट के इंतखाबात में आपने देखा पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात हुए। तो अब ये जो तहरीक है, दुनिया में कोई भी तहरीक हो ना, उसको कामयाब होने के लिए जरूरी होता है कि उसके पीछे नजरिया हो। इस तहरीक के पीछे कोई नजरिया नहीं है, ये मुफाद परस्तों का एक टोला है। हर कोई अपने अपने मुफाद के तहफ्फुज के लिए इकट्ठा हुआ है और जहां पे किसी को अपना मुफाद नजर आता है वो साइड पे हो जाता है। इस वजह से मुझे तो इस तहरीक के अंदर कोई ना अभी दमखम नजर आ रहा है, ना ही मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज होती हुई नजर आ रही है कि ये कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बज़ाहिर मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म साहब ऑन अ पॉजिटिव नोट ज़रूर एहसास रखते हैं। अब क्या चीज़ है जो नहीं कंट्रोल करने दे रही मामलात को? बेशक आलमी सतह पर भी मामलात हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर अगले इलेक्शंस में या आगे लॉन्गर रन बड़ा मसला बनाएगी इस मौजूदा हुकूमत के लिए। अवाम की पल्स इस वक्त अगर चेक की जाए तो वो बहुत तंग है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें भी ये इस कम से कम महंगाई के तूफ़ान पर किसी हद तक काबू पाने में कामयाब हो जाएं, तो फिर भी काफ़ी हद तक मार्क्स इस गवर्नमेंट को दिए जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।